वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 13 अप्रैल और 13 अप्रैल को 12 और 13 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है और यह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका मुख्य थीम है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी और डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती पर इसे मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोग्य वन पहल के प्राथमिक उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका आंसर है औषधीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके जैव विविधता को बढ़ाना। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उत्तरी सिक्किम में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए कौन सा बचाव अभियान चलाया गया? तो इसका आंसर है ऑपरेशन हिमसेतु। ठीक है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पणजी, जो कि गोवा में स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर रक्षा मंत्रालय द्वारा रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके द्वारा लॉन्च किए गए आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अप्रैल 2026 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के किस प्रमुख अंग के अंतर्गत 4 निकायों में निर्विरोध चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है आर्थिक और सामाजिक परिषद। हाल ही में किसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विभोर जैन जी। संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 31 मई 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा। निम्न में से किसे जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह को। निम्न में से किसे अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नबील फहमी जी को। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, जिससे आपके करंट अफेयर्स का बेस एकदम मजबूत रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल मनाया जाता है। और ध्यान रहे 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा राव फूले जी की जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है। और 2026 में इनकी 200वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। हर साल 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का विषय मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में समानता, किसी भी मां को पीछे न छोड़ना है, जो सभी महिलाओं के लिए समान स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को रेखांकित करता है। भारत सरकार ने 2003 में इस दिन की घोषणा की थी, जिससे भारत मातृ स्वास्थ्य के लिए समर्पित दिन रखने वाला पहला देश बना। इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि मातृ और शिशु मृत्यु दर हर साल कितनी है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन द्वारा की गई पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की याद में मनाया जाता है, जिसने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वनतारा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के किस शहर में की गई है और यह किस प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थान की विरासत से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है जामनगर में की गई है और ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय से प्रेरित है। ठीक है। अनंत अंबानी के विजन के तहत जामनगर में स्थापित वनतारा विश्वविद्यालय वन्य जीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित दुनिया का पहला एकीकृत संस्थान है। नालंदा की विरासत और आधुनिक विज्ञान से प्रेरित यह विश्वविद्यालय पशु कल्याण, संरक्षण नीति और उन्नत चिकित्सा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करेगा। छात्रों की सहायता के लिए यहाँ विशेष छात्रवृत्तियां और फेलोशिप प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। समावेशी शिक्षा के लिए हर जीवन मायने रखता है। छात्रवृत्ति और फाउंडर फेलो कार्यक्रम की घोषणा की गई है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र भी यहाँ पढ़ सकें। ठीक है, तो ये और ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यह पहल भारत को पशु संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के वैश्विक मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम IEVP यानी इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है और इसमें कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? इसका आंसर है भारत निर्वाचन आयोग और इसमें 22 देश जो हैं भाग ले रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित IEVP 2026 के तहत 22 देशों के 38 प्रतिनिधियों ने केरल, पुदुचेरी और असम में चुनाव संचालन का अवलोकन किया। वैश्विक पर्यवेक्षकों ने 100% वेबकास्टिंग, ड्रोन निगरानी और महिलाओं द्वारा संचालित समावेशी मतदान केंद्रों की व्यापक सराहना की। इस कार्यक्रम ने चुनाव प्रबंधन में तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता के मामले में भारत को एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित किया। यह पहल लोकतांत्रिक मूल्यों और सर्वोत्तम चुनावी प्रथाओं को साझा करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित छत्री जो हाल ही में चर्चा में रहे, नासा के किस ऐतिहासिक मिशन के सफल संचालन से जुड़े वरिष्ठ नेतृत्व करता है? तो इसका आंसर है आर्टेमिस 2 मिशन के। ठीक है, अमित छत्री भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जो नासा में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आर्टेमिस 2 मिशन की योजना और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्टेमिस 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर मनुष्यों की अस्थायी उपस्थिति स्थापित करना है। वे नासा में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम की रणनीतियों पर भी काम कर रहे हैं। उन्हें मिशन सुरक्षा और नेतृत्व के लिए नासा का सिल्वर स्नूपी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार मिला है? सिल्वर स्नूपी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिबू का वैज्ञानिक नाम क्या है और सर्दियों के दौरान उनके भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर है रिंगफर टारंडस और इनका जो है सर्दियों का भोजन है लाइकेन। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण कैरिबू, जिसका वैज्ञानिक नाम रंगीफर टारंडस है, के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। सर्दियों में उनका प्राथमिक भोजन लाइकेन तेजी से घट रहा है, जिससे उनकी प्रवासन प्रक्रिया और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो रही है। ठीक है, अपनी विशेष श्वसन प्रणाली और अल्ट्रावायलेट प्रकाश देखने की क्षमता के बावजूद भोजन की कमी इन्हें कमजोर श्रेणी की ओर धकेल रही है। यह संकट न केवल कैरिबू बल्कि पूरे आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ सकता है। ठीक है, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में कमजोर यानी वुल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है और IUCN रेड लिस्ट में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसका आंसर है सिकोनिया एस्पिकोपस। ठीक है, सिकोनिया एस्पिकोपस संकट के निकट है ये। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में ये संकट के निकट है। इसे बिशप सारस भी कहा जाता है। इसकी गर्दन सफेद और ऊनी जैसी होती है जबकि शरीर का बाकी हिस्सा काला और चमकदार गहरे हरे बैंगनी रंग का होता है। यह एक ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है जो लंबी दूरी तय करने के लिए एक गर्म हवा की धाराओं का सहारा लेता है। यह मुख्य रूप से मांसाहारी और धान के खेतों या
उथले पानी में मछली, मेंढक, सांप, कीड़ों का शिकार करता है। यह अफ्रीका और एशिया, भारत से इंडोनेशिया तक में पाया जाता है। भारत में आमतौर पर उत्तर में पाए जाने वाले इस पक्षी का तमिलनाडु में दिखना इसके आवास विस्तार को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरचेला जिसे गुच्ची के नाम से जाना जाता है, मशरूम कवक के किस समूह से संबंधित है और इसकी खेती के लिए दिन का आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इसको माइकोटा समूह से ये संबंधित है और दिन का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ठीक है, इसे इसके मधुमक्खी के छत्ते जैसी दिखने वाली टोपी और सफेद तने से पहचाना जाता है। स्थानीय स्तर पर इसे गुच्ची या कंगाइच कहते हैं। ठीक है, यह हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के शंकुधारी वनों में सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं। अब तक इसे केवल जंगलों से ही इकट्ठा किया जाता था, लेकिन स्क्वास्ट ने पहली बार इसे लैब जैसी नियंत्रित परिस्थितियों में उगाने में सफलता पाई है। यह मशरूम औषधीय गुणों और बेहतरीन स्वाद के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ऊंची कीमतों पर बिकता है। इसकी खेती से किसानों की आय में भारी वृद्धि की संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, वावे ओटीटी प्लेटफॉर्म को किस संगठन ने विकसित किया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कौन सा राज्य मखाना, जिसे फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।